Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss a very important topic that is non-maintainable complaints under RBI Integrated Ombudsman Scheme. So अगर आप एक बैंक से सर्विस लेते हैं और आपको अपनी सर्विस में डेफिशिएंसी लगती है, तो आप पहले बैंक को अप्रोच करेंगे कि हमारी ये सर्विस में दिक्कत है। अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को विद इन 30 डेज रिजॉल्व नहीं करता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 आप आरबीआई ऑम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। पहले हमारे पास मल्टीपल स्कीम्स होती थी, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006, ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज 2018 एंड ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। अब इन सारी स्कीम्स को इंटीग्रेट करके एक सिंगल स्कीम लाई गई है, जो कि है आरबीआई इंटीग्रेटेड स्कीम ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021। सो अभी जितने भी एंटिटीज आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड हैं, उनके लिए ये एक ऑम्बुड्समैन स्कीम है, जिसमें एनबीएफसीज भी कवर होते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी कवर होती हैं, हर टाइप के बैंक्स भी इसमें कवर होते हैं। अब क्या हर टाइप की आपकी कंप्लेंट आरबीआई एंटरटेन करेगा? तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी कंप्लेंट्स होंगी जो कि इस स्कीम के अंडर कवर नहीं होते, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ऑम्बुड्समैन की। तो ऑम्बुड्समैन को आरबीआई अपॉइंट करता है और डेप्यूटी ऑम्बुड्समैन को भी आरबीआई अपॉइंट करता है। उन्हें क्या फंक्शंस करने हैं, उनकी क्या पावर है, ये आरबीआई ही बताता है। और इनका अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए होता है, बाद में उनको एक्सटेंशन मिल सकता है व्हेन दे आर नियरिंग द एंड ऑफ द पीरियड, बट 3 इयर्स के लिए ही उनका मैक्सिमम एक बार तो अपॉइंटमेंट होगा। और आरबीआई ही उन्हें अपॉइंट करता है, किस ऑफिस में कैसे काम करना है आरबीआई ही बताता है। और जो भी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आती हैं अंडर दिस स्कीम, वो रिसीव होती हैं सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़ के अंडर। और आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं cms.rbi.org.in, इस पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं। आप मेल के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड, आप फिजिकल कंप्लेंट भी कर सकते हैं, रिटन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, पोस्टल या हैंड डिलीवर भी आप कंप्लेंट्स को कर सकते हैं। आपको प्रॉपरली उनको एड्रेस करना है और सीआरपीसी आरबीआई के पास आपको वो कंप्लेंट्स भेजनी है, एंड वहां पे फिर उसका स्क्रूटनी और इनिशियल प्रोसेसिंग होगा। तो जो स्टाफिंग है ऑफ द ऑफिस ऑफ ऑम्बुड्समैन एंड द सीआरपीसी, ये आरबीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं को इसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। अब मेन बात पे आते हैं। अब ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो आरबीआई के पास नॉन मेंटेनेबल समझी जाती हैं, कि आरबीआई के जो ऑम्बुड्समैन स्कीम है उसके अंडर उन्हें कवर नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो आपके पास कोई भी अगर कंप्लेंट आती है, आपकी कोई कंप्लेंट है अगेंस्ट बैंक, आपको कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस फील होता है, आप पहले बैंक के पास जाओगे, 30 डेज का वेट करोगे रिप्लाई का। अगर 30 डेज तक रिप्लाई नहीं आता, फिर आप ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। आपके पास 1 ईयर का समय होता है ऑम्बुड्समैन को अप्रोच करने का। हो सकता है आपका 15 दिन में आपको बैंक रिप्लाई कर दे, आपको रिप्लाई पसंद नहीं आया, आपको लगता है कि मेरा तो रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं है, तब भी आपके पास सिर्फ अगले 1 साल का समय है, जब आप आरबीआई ऑम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकते हो। आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो, अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन आप लॉयर को नहीं हायर कर सकते हो कंप्लेंट करने के लिए। नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स कौन सी हैं? आप बैंक की कमर्शियल जजमेंट, कमर्शियल डिसीजन के अगेंस्ट ऑम्बुड्समैन के पास नहीं जा सकते। अगर मैंने ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई किया था एंड बैंक ने इसे रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है मेरा क्रेडिट स्कोर ना अच्छा हो सकता है बैंक किसी स्कीम के अंडर वो ना कवर हो रहा हो, तो ये बैंक का कमर्शियल डिसीजन है, इसके अगेंस्ट मैं ऑम्बुड्समैन के पास नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद अगर वेंडर और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई बैंक ने कोई आउटसोर्स किया है कॉन्ट्रैक्ट, तो वेंडर और बैंक के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो भी वो ऑम्बुड्समैन के पास नहीं जाएगा, आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप ऑम्बुड्समैन को डायरेक्टली कंप्लेंट एड्रेस ही नहीं करते हैं, आपने एड्रेस ही प्रॉपरली नहीं किया कंप्लेंट को, तो भी वो नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट मानी जाती है। उसके बाद अगर आपको बैंक की मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूटिव से प्रॉब्लम है, रेगुलेटेड एंटिटी के मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से प्रॉब्लम है, तो भी आप बिल्कुल भी आप आरबीआई के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस नहीं है, आपने सर्विस थोड़ी ना ली है। उसके बाद अगर आप उस रेगुलेटेड एंटिटी के एम्प्लॉई हैं, आपको अपने एम्प्लॉयर से दिक्कत है, तो भी आप आरबीआई के पास नहीं जा सकते हो। अगर आपका जो रेगुलेटेड एंटिटी है या जो बैंक है, उसने जो भी एक्शन आपके खिलाफ लिया है, वो अकॉर्डिंग टू सम स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ऑर्डर, कुछ लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के कहने पे लिया है, तो भी वो डिस्प्यूट फिर आरबीआई के पास नहीं जाएगा। मान लीजिए मेरा जो अकाउंट है उस पे अटैचमेंट ऑर्डर आ गया या गार्निशमेंट ऑर्डर आ गया, तो वो तो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली बैंक को मेरा अकाउंट फ्रीज करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट मैं आरबीआई के पास नहीं जा सकती।
ऐसी कोई भी सर्विसेज जो आरबीआई के परव्यू के अंडर आती ही नहीं है, उसके लिए भी मैं आरबीआई ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकती हूँ। अगर दो रेगुलेटेड एंटिटीज का झगड़ा है, मान लो एक दो बैंक्स का झगड़ा हो गया, बैंक एनबीएफसी का झगड़ा हो गया, बैंक या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का झगड़ा हो गया, ये कोर्ट जाएगा। इट कैन नॉट गो टू आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओके, और ये जो स्कीम है, ये आरबीआई का जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, वो इसे एडमिनिस्टर करता है। तो मान लो ओम्बड्समैन ने जो ऑर्डर पास किया, आपको वो ऑर्डर पसंद नहीं है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हो, तो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो एपीलेट अथॉरिटी होती है, उसके पास आप अपील कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रही हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चारों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, उनके आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। एग्जाम से जस्ट पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। आप इंडिविजुअली भी इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ई बुक्स का, उसके थ्रू आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो कोर्स है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई में अपॉइंट एन ombudsman फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के लिए ombudsman को अपॉइंट किया जाता है, डेप्यूटी ombudsman को भी 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। अंडर द ombudsman स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस आर कंसिडर्ड फॉर रिड्रेसल, किनका रिड्रेसल किया जाएगा? ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव, ये तो नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट है। डिस्प्यूट्स इन विच एक्शन इनिशिएटेड बाय रेगुलेटेड एंटिटी इज फॉलोइंग द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के कहने पे बैंक ने एक्शन लिया है, कोई लीगल ऑर्डर आया है, तो फिर उसके खिलाफ ओम्बड्समैन के पास आप नहीं जाओगे। कंप्लेंट्स फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस, ये बिल्कुल, ये ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर कवर होगा। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी कवर नहीं होगा। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।